तो कल हमने यहां तक पढ़ा था कि भाई जो पोएट्री है, जो फिक्शन वर्क है, वो भी तो एक साइंटिफिक वर्क है, क्योंकि ये जो हमारे जीवन का जो महान विज्ञान है, मानवीय स्वभाव का जो ज्ञान है, उसके जो महान सिद्धांत हैं, उनके आधार पे ही तो ये पोएट्री, ये फिक्शन लिखा गया है। तो ये भी तो एक साइंस है, मन का विज्ञान, जीवन का विज्ञान। साइंस केवल मोबाइल में और टीवी में ही थोड़ी है। हमारा व्यवहार, हमारा आचरण, हमारा स्वभाव, उसका अध्ययन, वो भी तो विज्ञान है। द फर्स्ट थिंग, आगे से हम शुरू कर रहे हैं इसको आज, पेज नंबर 41, फर्स्ट पैराग्राफ। द फर्स्ट थिंग which a scholar should bear in mind is that a book ought not to be read for mere amusement। और पहली एक चीज जो कि किसी भी पाठक को, किसी भी विद्वान व्यक्ति को जो पढ़ने में रुचि रखता है, उसको अपने दिमाग के अंदर एक बात तो ये रख लेनी चाहिए कि एक किताब जो होती है वो केवल मनोरंजन के लिए नहीं होनी चाहिए। किताब अगर हम पढ़ रहे हैं, केवल उसको मनोरंजन के लिए ना पढ़े। हाफ एजुकेटेड पर्संस read for amusement and are not to be blamed for it। Actually, they are incapable of appreciating the deeper qualities that belong to a really great literature। और जो अर्ध शिक्षित लोग होते हैं, आधे पढ़े लिखे, हाफ एजुकेटेड, रीड फॉर अम्यूजमेंट, वो केवल अपने मनोरंजन के लिए पढ़ते हैं, एंड आर नॉट टू बी ब्लेम्ड फॉर इट, और इसके लिए हम उनको दोष नहीं देते। ये जो आधे पढ़े हुए लोग हैं, ये केवल अपने मनोरंजन के लिए पढ़ते हैं किताबों को, तो वो केवल अपने मनोरंजन के लिए पढ़ते हैं किताबों को, इनका दोष हम उन लोगों को नहीं देते हैं जो ये आधे शिक्षित लोग हैं, अर्ध शिक्षित लोग हैं। एक्चुअली दे आर इनकेपेबल ऑफ एप्रिशिएटिंग द डीपर क्वालिटीज दैट बिलोंग टू अ रियली ग्रेट लिटरेचर। सही बात तो ये है कि वो उस महान साहित्य के गहरे अर्थ को, उसके गुणों को, उसकी अच्छी बातों को समझ ही नहीं पाते हैं। सही बात तो ये है, वो बस केवल ऊपरी तौर पर उसके मनोरंजन के लिए पढ़ लेते हैं, बाकी उस लिटरेचर में, उस साहित्य में कितनी गहरी बातें लिखी हुई हैं, उन गहरी बातों को समझने की उनके अंदर योग्यता या क्षमता ही नहीं होती है। दे आर नॉट कैपेबल। तो जब उनके अंदर वो कैपेबिलिटी है ही नहीं, तो उसका दोष उनको कैसे दें? उनका दिमाग इतना सही चलता है कि बस वो केवल अपना मनोरंजन करने के लिए उन चीजों को पढ़ लेते हैं, बस। बट ए यंग मैन who has passed through a course of university training should discipline himself at an early day, never to read for mere amusement, and once the habit of discipline has been formed, he will find it impossible to read for mere amusement। ठीक है, बात मान ली। लेकिन एक कोई भी नवयुवक जो कि यूनिवर्सिटी के किसी भी प्रशिक्षण प्रोग्राम से गुजरा है, निकला है, यूनिवर्सिटी में उसने कुछ पढ़ाई की है, कुछ पढ़ के आया है, शुड डिसिप्लिन हिमसेल्फ, उसे अपने आप को अनुशासित करना चाहिए, एट एन अर्ली डे, शुरुआत के दिनों में ही, नेवर टू रीड फॉर मेयर अम्यूजमेंट, यानी कि उसको अपने आप को, एक कॉलेज के, एक यूनिवर्सिटी के विद्यार्थी को अपने आप को इस बात के लिए अनुशासित करना चाहिए कि वो केवल मनोरंजन करने के लिए ना पढ़े।
एंड वंस द हैबिट ऑफ डिसिप्लिन हैज बीन फॉर्म्ड, और एक बार जब ये अनुशासन की भावना का विकास होने लग जाता है अपने अंदर, ही विल फाइंड इट इम्पॉसिबल टू रीड फॉर मेयर अम्यूजमेंट। तब फिर उसके लिए मुश्किल हो जाएगा कि वो एक किताब को केवल मनोरंजन के लिए ही पढ़े। ये तो आदत होती है। अगर हम कोई चीज पढ़ रहे हैं और पढ़ते समय अगर हम उसके गहरे अर्थों में जाना चाहते हैं, उसको समझने की कोशिश करें, तो निश्चित रूप से हम समझेंगे। और अगर ये एक बार आदत बन जाती है तो फिर धीरे धीरे हम हर चीज को समझते हुए, उसके भावों को समझते हुए, उसकी गहराइयों में जाते हुए हम किसी भी चीज को पढ़ने की हमारे अंदर आदत बन जाएगी। फिर हम कुछ भी पढ़ेंगे तो केवल मनोरंजन के लिए नहीं पढ़ेंगे, बल्कि उसको समझने के लिए, उसमें से अच्छी बुरी बातों को निकालने के लिए, उसके भावों को समझने के लिए, उसके गहरे अर्थों को पढ़ने का हम प्रयास करेंगे। He will then impatiently throw down any book from which he cannot obtain intellectual food. और अगर ऐसा हो जाएगा तो वो हर उस किताब को फेंक देगा जिसमें उसको किसी भी प्रकार की बौद्धिक सामग्री नहीं मिलेगी। वो केवल वैसी ही किताबें पढ़ेगा जिसमें उसको कुछ समझने समझाने की बातें मिलेंगी। फालतू की किताबों को नहीं पढ़ेगा। फिर वो उसका एक टेस्ट बन जाएगा, उसकी एक आदत बन जाएगी कि नहीं, मुझे ऐसी किताबें पढ़नी है जो वास्तव में जिनमें कुछ बात हो, जिनमें कुछ गहरी बातें हो, जिनमें कुछ समझने लायक बातें हो। और जिनमें कुछ ऐसी चीजें नहीं होंगी वो उनको पढ़ेगा ही नहीं। एनी बुक विच डज नॉट मेक एन अपील टू द हायर इमोशंस एंड टू हिज इंटेलेक्ट, और वो किसी भी ऐसी किताब को नहीं पढ़ेगा जो उसकी उच्च भावनाओं को और उसकी बुद्धि को छूने का प्रयास नहीं करेगी, वो उस किताब को नहीं पढ़ेगा। किताब ऐसी हो कि जो उसके अंतर मन को छू सके, उसके भावों को जागृत कर सके, वो ही किताब वो पढ़ेगा। बट ऑन द अदर हैंड, द हैबिट ऑफ रीडिंग फॉर अम्यूजमेंट becomes with thousands of people exactly the same kind of habit as wine drinking or opium smoking. और दूसरी तरफ अगर हम देखें तो ये जो हैबिट है कि केवल मनोरंजन के लिए पढ़ने वाली जो आदत है, ये हजारों लोगों के साथ एक उसी प्रकार की आदत बन जाती है जिस प्रकार से लोगों को शराब पीने की या अफीम की या धूम्रपान की या इस प्रकार की कोई आदत आदमी को लग जाती है तो वो उसको करता ही है। तो जो लोग केवल अपने मनोरंजन के लिए किताबें पढ़ते हैं वो इस आदत को छोड़ नहीं सकते। फिर एक लत की तरह उनको लग जाती है कि वो अपने मनोरंजन के लिए किताबों को पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। इट इज लाइक अ नार्कोटिक, ये एक नशे की तरह है। समथिंग दैट हेल्प्स टू पास द टाइम, कोई ऐसी चीज जो उनका समय गुजारने में उनको सहायता करती है, उनको हेल्प करती है। समथिंग दैट कीप्स अप अ परपेचुअल कंडीशन ऑफ ड्रीमिंग, समथिंग that eventually results in destroying all capacity for thought, giving exercise only to the surface parts of the mind and leaving the deeper springs of feeling and higher faculties of perception employed. फिल्म देखने जाते हैं हम, फिल्म देखते हैं हम, दिमाग चलाते हैं क्या अपना? बस गानों से मनोरंजन करते हैं, डायलॉग से मनोरंजन करते हैं अपना, है? हमारी सोचने समझने की क्षमता तो उसमें कहीं है ही नहीं। हम कुछ सोचते समझते हैं क्या, क्यों हुआ, कैसे हुआ, क्या हुआ? नहीं ना। तो इस प्रकार के लोग, ये एक ऐसा नशा है पढ़ने का जो केवल मनोरंजन के लिए पढ़ते हैं कि ये उनको एक ऐसी अवस्था में रखती है, एक स्वप्न की सी अवस्था में उनको रखती है। उस स्वप्न में रहते हैं, बस किताबें पढ़ ली, बस उसी तरह की बातें वो सोचते रहते हैं। बस एक मनोरंजन की दुनिया में वो रहते हैं। समझ रहे हैं मेरी बात को आप? क्यों? मनोरंजन के लिए पढ़ रहे हैं ना वो। जैसे मैंने आपको कहा, फिल्म देख ली, अब बस, अब उसमें कितना प्रैक्टिकल है, कितना नहीं है, क्या है क्या नहीं है, हम सोचने का काम ही नहीं कर रहे। एक फंतासी दुनिया, यानी कि एक केवल विचारों की दुनिया होती है, बस आदमी उसी में खोया रहता है। और इससे क्या होती है, उनकी जो विचारों की जो क्षमता होती है, डिस्ट्रॉइंग ऑल कैपेसिटी फॉर थॉट, विचारों की जो उनकी क्षमता होती है, सोचने की जो उनकी क्षमता होती है, वो पूर्ण रूप से समाप्त हो जाती है। अरे सोचने की क्षमता तो तब बढ़ेगी ना जब आप सोचोगे। आप तो किताब को केवल मनोरंजन के लिए पढ़ रहे हो,
उस पे आप सोच ही नहीं रहे, उस पे आप मनन ही नहीं कर रहे, उसकी गहरी बातों को आप जानने की कोशिश ही नहीं कर रहे, तो माइंड की वो फैकल्टी तो आपका काम कर ही नहीं रही ना, तो कैपेबिलिटी तो खत्म हो जाएगी। गिविंग एक्सरसाइज ओनली टू द सरफेस पार्ट ऑफ द माइंड। और इससे क्या होता है, जब हम ऐसा करते हैं, केवल मनोरंजन के लिए पढ़ते हैं, तो हमारे दिमाग का जो ऊपरी हिस्सा होता है ना, केवल उसी की एक्सरसाइज होती है। अंदर तक गहराई से सोचेंगे नहीं तो गहराई तक जाएगी कैसे बात? जितना गहरा सोचेंगे उतनी दिमाग की गहराई तक एक्सरसाइज होगी कि नहीं होगी? मैं गहराई तक सोचूंगा ही नहीं तो एक्सरसाइज कहां से होगी दिमाग की? तो दिमाग सोचना बंद कर देगा। एंड लिविंग द डीपर स्प्रिंग्स ऑफ फीलिंग एंड हायर फैकल्टीज ऑफ परसेप्शन एम्प्लॉयड। और इससे क्या होता है, इससे क्या होता है कि हमारी जो भावनाएं होती हैं, हमारी जो उच्च क्षमताएं होती हैं विचार करने की, उनको हम टच ही नहीं कर पाते, हम सोच ही नहीं पाते। बस हमने तो कहानी के रूप में पढ़ लिया बस। अगर हम ये सोचें कि किस प्रकार की भावनाओं का विकास हो रहा है, क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, तब तो जाकर के हमारी इनर फीलिंग्स काम करेंगी ना। हम काम ही नहीं ले रहे उनको। समझ में आ रही है बात आपको? जैसे आपका एग्जाम्पल दूं मैं, आप पढ़ते हो किताबों को किसके लिए पढ़ते हो? केवल नंबर लाने के लिए बस। आप में से बहुत सारे ज्योग्राफी के स्टूडेंट्स होंगे, हिस्ट्री के होंगे, अभी कुछ चीजें अगर पूछ ली जाए तो शायद आप जवाब नहीं दे पाएंगे, क्योंकि आपका दिमाग का केवल नंबर के लिए पढ़ रहे हैं आप। तो आप थॉट तो दे ही नहीं रहे ना। आप कभी नोट्स बनाते हो अपने लेसन्स के? बनाए कभी नोट्स बनाते हो आप? टेल मी, जवाब दो। नहीं? नो सर। नो सर। बताइए आप। नो सर। सर बस, टीचर्स ही बनवाते हैं अब बस वही स्कूल मैंने में। कह दिया ना सर ही आपको। बनवा देते हम तो सर। बस वही, तो हम कहाँ सोच पाएंगे फिर? हम जब वो बनवा देते हैं, वो बने हुए दे देते हैं हमारे को, तो हम कहाँ सोच पाएंगे फिर? सोच पाएंगे क्या हम? आप तो उनको बस याद कर लेते हो, रट लेते हो। आपका दिमाग कहाँ चल रहा है? दिमाग का ऊपरी हिस्सा ही तो केवल काम कर रहा है उनको याद करने का। उस टॉपिक पे, उस पॉइंट पे विचार करने का आपको कहाँ हो रहा है? बताओ, आप कहाँ विचार कर रहे हो? आप कर रहे हो क्या फिर? तो दिमाग के वो हिस्से जो हमारे को गहराई से सोचने में मदद करते हैं, उन पे तो हम, उनको तो हम काम में ही नहीं ले रहे ना। ले रहे हैं क्या हम? तो जब काम में नहीं लेंगे तो वो तो बेकार ही हो जाएंगे ना। और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो खुद अपने नोट्स प्रिपेयर करते हैं साहब। ये तो आपका हिस्ट्री और ये रह गया। मैंने तो ड्राइंग के नोट्स प्रिपेयर करते हुए देखा है लोगों को। ड्राइंग और शानदार वाले नोट्स। आप बोलो, क्योंकि वो उस टॉपिक पे सोचते हैं, विचार करते हैं, अपने भी कुछ आइडियाज लेकर के आते हैं और वो प्रिपेयर कर लेते हैं। द टेस्ट ऑफ अ ग्रेट बुक is whether we want to read it only once or more than once। और एक अच्छी किताब की पहचान यही है कि उस किताब को हम केवल एक बार ही पढ़ते हैं या एक बार से ज्यादा पढ़ना चाहते हैं। अच्छी किताब की पहचान वही होती है। अगर किसी किताब को हम एक बार से ज्यादा नहीं पढ़ना चाहते तो उस किताब को अच्छा नहीं माना जाता है। पर किताब ऐसी हो कि हमने एक बार पढ़ लिया, फिर दोबारा हमारा मन करता है उसको पढ़ने का, यार एक बार और पढ़े, तो निश्चित रूप से अच्छी होगी, तभी तो पढ़ोगे दोबारा। Any really great book we want to read the second time even more than we wanted to read it the first time। और वास्तव में कोई भी एक अच्छी किताब है तो वो किताब ऐसी होगी कि हम पहली बार उसको जितना पढ़ना चाहते थे उससे ज्यादा हमारी इच्छा होगी कि हम उसको दूसरी बार पढ़ें। एंड एवरी एडिशनल टाइम दैट वी रीड इट वी फाइंड न्यू मीनिंग्स एंड न्यू ब्यूटीज इन इट। और जितनी बार भी हम उसको पढ़ेंगे, हर नई बार जब हम उसको पढ़ेंगे तो हमें उस किताब में से कुछ नए अर्थ मिलेंगे, हमें उसकी कुछ नई सुंदरता हमें दिखाई देगी उस किताब के अंदर। जब भी हम पढ़ेंगे हर बार कुछ ना कुछ नया दिखाई देगा हमें। दिखाई कैसे देगा? मैंने बताया था आपको, हमारे विचारों के अनुसार चीजें हमें दिखाई देती हैं। हमारे विचारों के अनुसार हम अपना दृष्टिकोण बनाते हैं, अपना परसेप्शन बनाते हैं। आपने आज किताब पढ़ी,
2 महीने के बाद जब आप पढ़ोगे तो आपके कुछ विचार बदल चुके होंगे, कुछ नई चीजें आप सीख चुके होंगे अपने जीवन के बारे में, और उस दृष्टिकोण से आप फिर उस किताब को पढ़ोगे। फिर आप 6 महीने के बाद पढ़ोगे तीसरी बार, तो फिर आपके कुछ दृष्टिकोण बदल चुके होंगे, कुछ नई चीजें आप सीख चुके होंगे। उसी परिप्रेक्ष्य में और उसी संदर्भ में आप उस किताब में पढ़ी लिखी हुई चीजों को पढ़ेंगे, तो उसके नए अर्थ आपको दिखाई देंगे। समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा आपको? यस सर। यस सलमान सर। सलमान भैया, यस सर। यस। A book that a person of education and good taste does not care to read more than once is very probably not worth much. और कोई भी ऐसी किताब जिसको कि एक शिक्षित व्यक्ति, जिसका कि एक अच्छी रुचि है किताबों को पढ़ने में, अगर कोई व्यक्ति, ऐसा कोई व्यक्ति अगर एक किताब को एक बार से ज्यादा पढ़ना नहीं चाहता है, इसका मतलब संभवतया वो किताब अच्छी किताबों की कैटेगरी में नहीं आ सकती है। क्लियर हो गई बात आपको? बट वी कैन नॉट कंसीडर द जजमेंट ऑफ अ सिंगल इंडिविजुअल इनफेलिबल। लेकिन हम किसी एक व्यक्ति के निर्णय को तो अचूक नहीं मान सकते कि किसी एक व्यक्ति ने कह दिया कि ये किताब अच्छी नहीं है तो हम मान लें उसको, नहीं ना। द ओपिनियन दैट मेक्स अ बुक ग्रेट मस्ट बी द ओपिनियन ऑफ मैनी। और कोई भी किताब अगर बहुत अच्छी बनती है, महान बनती है, तो एक व्यक्ति की राय से नहीं बनती है, वो ज्यादा लोगों की राय से एक व्यक्ति के कहने से क्या होता है? अगर ज्यादा लोग कहेंगे कि ये किताब अच्छी है तो हाँ भाई अच्छी है, नहीं क्या? समझ रहे हैं ना मेरी बात को आप? यस सर। बस एक आदमी ने कह दिया ये किताब तो बहुत अच्छी है और बाकी कह रहे हैं कि अच्छी नहीं है जी, तो आप मान लोगे क्या? लेकिन अगर 10 लोग ये कह रहे हैं कि ये नहीं किताब सर। अच्छी नहीं है, 10 लोग अगर ये कह रहे हैं कि ये किताब अच्छी नहीं है और 90 लोग अगर कह रहे हैं कि यार नहीं बहुत अच्छी किताब है, तो तभी तो अच्छी मानोगे आप। यस सर। 4, यस सर। even the greatest critics are apt to have certain dullness। क्योंकि जो बड़े बड़े आलोचक हैं, जो बड़े बड़े आलोचक हैं, बड़े बड़े समीक्षक, यहां पर क्रिटिक का मतलब आलोचक की जगह अपन समीक्षक लें, कि समीक्षा करने वाले, अच्छे और बुरे गुण दोषों पर बात करने वाले समीक्षक कौन होते हैं? समीक्षक वो होते हैं, समीक्षा क्या होती है? समीक्षा का मतलब होता है किसी भी वस्तु, व्यक्ति कि हम कहते हैं चलो आप इस चीज की समीक्षा करते हैं, अपन इस किताब की समीक्षा करते हैं, तो समीक्षा करने का मतलब होता है कि हम उसके गुण दोषों पर चर्चा करें, अच्छी भी बातों को बताएं और बुरी बातों को भी बताएं। समझ में आ रही है मेरी बात आपको? यस सर। तो यहां पर ये क्या करें कि निश्चित रूप से यस सर। जो बड़े बड़े समीक्षक होते हैं उनके अंदर भी कुछ कमजोरियां हो सकती हैं, होती हैं आदमी के अंदर। आदमी का अपना स्वार्थ भी होता है। कार्लाइल फॉर एग्जाम्पल कुड नॉट एंड्योर ब्राउनिंग। उदाहरण के लिए यहां पर बात कर रहे हैं, कार्लाइल एक साहित्यकार था, लेकिन उसके सामने अगर ब्राउनिंग की बात की जाए तो बर्दाश्त नहीं होता था उसको। समझ रहे हैं मेरी बात को आप? यानी कि एक साहित्यकार के सामने अगर दूसरे साहित्यकार की बात की जाए, उसकी प्रशंसा की जाए, तो वो उसको बर्दाश्त नहीं करता, उसकी रचनाओं को बर्दाश्त नहीं करता, कुछ ना कुछ कमी निकाल देगा। बायरन कुड नॉट एंड्योर, ठीक है ना, बायरन कुड नॉट एंड्योर सम ऑफ द ग्रेटेस्ट ऑफ इंग्लिश पोएट। और बायरन जो था वो एक ऐसा साहित्यकार था जो कुछ महान अंग्रेजी कवियों को पसंद नहीं करता था। A man must be many sided to utter a trustworthy estimate of many books। और एक व्यक्ति
अगर किसी किताब के बारे में अपनी बहुमूल्य राय रखता है तो उसको बहुपक्षीय होना चाहिए। समझ रहे हैं मेरी बात को आप? नहीं समझे आप मेरी बात को? अगर किसी किताब के बारे में कोई राय अगर कोई व्यक्ति दे रहा है, ठीक है ना, अगर वो किसी किताब के बारे में अपनी सही राय देता है कोई व्यक्ति, तो निश्चित रूप से उसको बहुमुखी होना चाहिए, यानी कि उसको लगभग लगभग कई चीजों की जानकारी होनी चाहिए। किसी एक चीज की जानकारी से काम नहीं चलेगा। A man must be many-sided to utter a trustworthy estimate of many books. We may doubt the judgment of the simple critic at times. कभी कभी ऐसा हो सकता है कि अगर कोई एक सिंगल क्रिटिक कोई एक अकेला समीक्षक अगर के जजमेंट पर तो हम डाउट कर सकते हैं। मैंने क्या कहा है आपको? एक व्यक्ति के जजमेंट पे तो हम डाउट कर सकते हैं, बट देयर इज नो डाउट पॉसिबल इन रिगार्ड टू द जजमेंट ऑफ जनरेशंस। लेकिन पीढ़ियों से अगर लोग उस बात को मानते आ रहे हैं, पीढ़ियों की पीढ़ियां बीत गई और लोग अगर उस निर्णय को, उन लोगों का निर्णय जो है अगर किसी चीज के पक्ष में या विपक्ष में जाता है तो उसको हम अमान्य थोड़ी कर सकते हैं। समझ रहे? एक एग्जांपल देता हूं मैं आपको। रामायण है, रामचरितमानस रामायण है ना कि नहीं है? है कि नहीं है? यस सर। यस सर। रामायण के बारे में जो भी जजमेंट है वो आज का है या पीढ़ियों से चला आ रहा है? पीडीए से सर। पीढ़ियों से चला आ रहा है ना। और अगर आज कोई ये व्यक्ति कह दे कि नहीं नहीं रामायण तो अच्छी नहीं है, आप मान लोगे क्या? नो सर। नहीं मानोगे ना। मेरी बात समझ में आ गई आपको? तो किसी एक व्यक्ति के जजमेंट को तो हम डाउट कर सकते हैं, लेकिन अगर सदियों से, पीढ़ियों से अगर लोगों का कोई निर्णय चला आ रहा है किसी चीज के प्रति, किसी चीज को वो अच्छा अगर मान रहे हैं, तो उस पर डाउट कैसे कर सकते हैं? अपन कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। नो सर। एक अच्छी किताब की पहचान यही होती है। गीता है, रामायण है, पीढ़ियों से, सदियों से इनको एक अच्छी पुस्तकों के रूप में माना जाता है, तो उस पे हमें ज्यादा भरोसा है। या आज एक व्यक्ति खड़ा होकर कह दे कि नहीं साहब ये तो अच्छी नहीं है, तो मान लेंगे अपन? नहीं। हमारे लिए ज्यादा विश्वसनीय क्या है? पीढ़ियों से लोग जिस चीज को मानते चले आ रहे हैं वो ज्यादा विश्वसनीय है, या एक आदमी की राय ज्यादा विश्वसनीय है? बताइए आप। सर पीडीए से चले आ रही। समझ में आ गई होगी बात आपको? यस सर। Even if we cannot at once perceive anything good in a book which has been admired and praised for hundreds of years, we may be sure that by studying it carefully, we shall at least be able to feel the reason of this admiration and praise. हो सकता है पीढ़ियों से लोग कहते आ रहे हैं, सदियों से लोग कहते आ रहे हैं कि ये किताब बहुत अच्छी है, लेकिन हो सकता है कि हमको उस किताब के अंदर कोई अच्छी बात नजर नहीं आई हो सकता है ना। पर अगर हम फिर से पढ़ेंगे, ध्यान से पढ़ेंगे, ईमानदारी से पढ़ेंगे, तो निश्चित रूप से हमको वो अच्छाई उस किताब के अंदर नजर आ जाएगी जिसको लोग कहते हैं कि भाई हाँ ये किताब के अंदर एक अच्छाई है। तो वही कह रहा है ये, इवन इफ वी कैन नॉट एट वंस परसीव एनीथिंग गुड, हो सकता है कि हम एक बार में हम उस किताब में से कोई अच्छी चीज ना देख पाए, विच हैज बीन एडमायर्ड एंड प्रेज्ड, वो अच्छी बात जिसको की प्रशंसा की गई है, बहुत ज्यादा लोगों ने समझा है, फॉर हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स, सैकड़ों सालों से लोग, अगर जैसे मैंने रामायण की बात आपको कही या मैंने गीता की बात आपको कही, सैकड़ों सालों से लोग जो है इसकी प्रशंसा कर रहे हैं, सैकड़ों सालों से लोग इसकी तारीफ कर रहे हैं, इसको समझ रहे हैं, कह रहे हैं कि भाई इसमें ये अच्छी चीज है। हो सकता है कि हम गीता को पहली बार पढ़ें और हमारे को उसके अंदर कोई अच्छी बात नजर ना आए, तो वी मे बी श्योर, तो हमें इस बात के प्रति निश्चिंत हो जाना चाहिए कि दैट बाय ट्राइंग, कि कोशिश करके,
एंड बाय स्टडीइंग इट केयरफुली, और सावधानी पूर्वक अगर हम इसका अध्ययन करें, मैंने एक एग्जांपल दिया है आपको गीता का, कि गीता जो है या रामायण जो है, सैकड़ों सालों से लोग इसकी प्रशंसा कर रहे हैं, कह रहे हैं कि भैया इनके अंदर बहुत अच्छी अच्छी चीजें हैं। हो सकता है कि हम उसको पहली बार पढ़ें, रामायण हमने पढ़ी, गीता हमने पढ़ी, हमको वो अच्छी बात नजर नहीं आई, तो इसका मतलब ये नहीं कि है नहीं है। पर अगर आप कोशिश करेंगे और अगर आप सावधानी पूर्वक अगर उसका अध्ययन करेंगे, तो वी शैल एटलीस्ट बी एबल टू फील द रीजन ऑफ दिस एडमिरेशन एंड प्रेज। तो निश्चित रूप से हमें उसकी लोग क्यों प्रशंसा करते हैं, इस बात का कारण हमको समझ में आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। हो सकता है पहली बार पढ़ने के बाद समझ में नहीं आए, दोबारा पढ़ो, कोशिश करो ढूंढने की कि यार लोग इसको अच्छा क्यों बताते हैं, कोशिश करो, अध्ययन करो उसका अच्छे से, तो निश्चित रूप से आपको पता चल जाएगा कि यार लोग इसकी प्रशंसा क्यों करते हैं, इस किताब की हजारों साल से, सैकड़ों सालों से इस किताब को, इन किताबों को अच्छा क्यों बताया जा रहा है। द बेस्ट ऑफ ऑल libraries for a poor man would be a library entirely composed of such great works only, books which have passed the test of time। और एक गरीब व्यक्ति के लिए सबसे अच्छी लाइब्रेरी वही होगी जिस व्यक्ति के अंदर, जिस लाइब्रेरी के अंदर इस प्रकार की किताबें होंगी, ऐसी किताबें होंगी जिनको समय समय ने अपनी प्रामाणिकता से सिद्ध किया होगा, यानी कि समय के साथ साथ जिनको, हाँ भाई ये किताबें कभी गलत साबित नहीं हुई, हर समय पर ये किताबें अच्छी साबित हुई हैं। रामायण का जो ज्ञान है हजारों साल पहले भी उतना ही महत्वपूर्ण था जितना आज है। गीता का जो ज्ञान है हजारों साल पहले भी उतना ही प्रासंगिक था, उतना ही महत्वपूर्ण था जितना आज है। तो समय की कसौटी ने इसको परखा या नहीं परखा? परखा ना। Yes, sir. अगर अच्छा नहीं होता तो समय के साथ साथ खत्म हो जाती ना ये चीजें, लेकिन खत्म नहीं हुई। और आज भी मैं आपको बता यस दूं, सर। गीता एक ऐसा ग्रंथ है हमारा जिसको आज भी संसार की कई यूनिवर्सिटीज के अंदर पढ़ाया जाता है। मालूम होना चाहिए आपको, आपको गर्व महसूस करना यस चाहिए इस यस बात सर। पर कि आप उस देश के रहने वाले हैं जहां के एक ग्रंथ को, जहां की एक किताब को, जहां की एक पुस्तक को संसार के कई देशों में, कई यूनिवर्सिटीज में उसको एक सब्जेक्ट के रूप में पढ़ाया जाता है। कुछ तो बात होगी ना। हो सकता है पहली बार हम पढ़ें तो हमको पता नहीं चले इसमें गीता में ऐसा क्या है, लेकिन अगर हम कोशिश करेंगे, अगर हम ध्यान से उसका अध्ययन करेंगे, तो निश्चित रूप से हमें पता चलेगा इसके अंदर अच्छा क्या है। हो सकता है रामायण को हम एक बार पढ़े हमें पता ना चले, लेकिन अगर हम कोशिश करेंगे तो हमें पता चलेगा कि रामायण में क्या क्या अच्छी अच्छी बातें हैं। भाई का कर्तव्य, पिता का कर्तव्य, पुत्र का कर्तव्य, पत्नी का कर्तव्य क्या होना चाहिए, राजा का कर्तव्य क्या होना चाहिए, बुरे कर्मों की सजा क्या होती है, कैसे होती है, अच्छे कर्मों का फल क्या होता है, क्या क्या ये सब कुछ हमें सीखने को नहीं मिलता रामायण से? क्या आज वो सब चीजें इंपॉर्टेंट नहीं है? बताओ है या नहीं है? है या नहीं है? यस सर। और यस क्या सर। कभी इन चीजों का महत्व कम होगा? नहीं सर। और गीता आज अगर हमें ये शिक्षा देता है कर्म करने की, तो ये कर्म करने की जो शिक्षा आज हमें गीता दे रही है, या हमें हजारों साल पहले गीता ने जो ये शिक्षा दी है, और आज भी हजारों साल पहले भी ये उतनी ही प्रासंगिक थी जितनी आज है। नहीं है क्या? कर्म का महत्व आज कम हो सकता है क्या? या आने वाले 100 साल के बाद कम हो जाएगा क्या? नहीं नहीं होगा सर। ना। तो समय ने इनको परखा या नो नहीं सर। परखा? ये होती है समय की परख। दिस देन वुड बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट गाइड फॉर अस इन द चॉइस ऑफ रीडिंग। तो इस प्रकार से ये हमारे लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण मार्गदर्शक का काम करेगा। ये कोई भी चीज हमारे लिए, किसी भी किताब को अगर हम पढ़ना चाहते हैं, उसको अगर हम चुनना चाहते हैं कौन सी किताब लें, तो हम देखें कि किसी भी किताब को अगर हम पढ़ना चाहते हैं तो उसके बारे में लोगों की क्या राय है।
ज्यादातर लोग क्या सोचते हैं, वी शुड रीड ओनली द बुक्स वी वांट टू रीड मोर देन वंस। हमें ऐसी ही किताबें पढ़नी चाहिए, अच्छी अच्छी किताबें जिनको हम एक से दोबारा बार हमारा पढ़ने का मन करे। नॉर शुड वी बाई एनी अदर्स, और हमें ये नहीं कोई भी किताब हम खरीद ले, अनलेस वी हैव सम स्पेशल रीजन फॉर सो इन्वेस्टिंग मनी। जब तक कि हमारे पास किसी पर्टिकुलर किताब को खरीदने का, उसके ऊपर पैसे खर्च करने का कोई उचित कारण ना हो, उससे पहले हम कोई भी ऐसी किताब नहीं खरीदें। हम ऐसी किताब खरीदें वास्तव में जो पढ़ने लायक हो, जिसको हम दोबारा भी पढ़ने का हमारा मन करे। रामायण को मैंने बचपन में पढ़ा था, रामचरितमानस को हमारे स्कूल में पढ़ाई जाती थी रामचरितमानस, जब मैं चौथी और पांचवी क्लास में था। 2 साल तक पढ़ा है मैंने इसको, 2 बार पढ़ा है मैंने इसको रामचरितमानस को। मेरे स्कूल में पढ़ाई जाती थी, छुट्टी होने के बाद हमारे गुरुजी पढ़ाते थे हमारे को, एक एक चौपाई पढ़ते थे, उसका अर्थ बताते थे। और सच कहूं मैं तो उन 2 सालों में मुझे जो रामचरितमानस पढ़ाई गई है, मेरे जीवन के ऊपर आज भी उसका असर है, और शायद रहेगा हमेशा। समझ रहे हैं मेरी बात को आप? वो चीज होती है साहब। The second fact, demanding attention is the general character of the value that lies hidden within all such great books। और जो दूसरा तथ्य है इसमें, जिसको कि ध्यान देने की आवश्यकता है, वो ये है, जो एक सामान्य सा गुण होता है कि जो कि हर महान किताब के अंदर कहीं ना कहीं छुपा हुआ रहता है। यानी कि जो भी महान किताब होगी, अच्छी किताब होगी, उसके अंदर कोई ना कोई तथ्य, कोई ना कोई ज्ञान, कोई ना कोई मैसेज डेफिनेटली छुपा हुआ होगा। जैसे मैंने अभी आपको बताया, गीता के अंदर क्या है, कर्म का संदेश है। रामायण में क्या है, रामायण में जो कुछ है वो तो किसी किताब में हो नहीं सकता। समाज के लिए, देश के लिए, प्रजा के लिए, परिवार के लिए, भाई के लिए, बहन के लिए, हर किसी के लिए उसमें एक मैसेज है। भगवान के लिए, भक्त के लिए, राजा के लिए, प्रजा के लिए, कैसा राजा होना चाहिए, कैसी प्रजा होना चाहिए, कैसा भाई होना चाहिए, कैसी बहन होनी चाहिए, कैसा पुत्र होना चाहिए, कैसा पिता होना चाहिए, कैसी माँ होनी चाहिए, सब कुछ है उसके अंदर। क्या हम हमारे समाज के अंदर आज उन चीजों को फॉलो नहीं करते हैं? करते हैं, करते हैं, बहुत कुछ करते हैं हम। आज भी दो भाई जब बड़े प्रेम से रहते हैं, आज भी जब दो भाई बड़े प्रेम से रहते हैं, तो कहा जाता है कि देखो, ये है राम लक्ष्मण की जोड़ी। कहते हैं कि नहीं कहते? Yes, sir. यस सर। आज भी जब कोई बहू अपने कर्तव्यों का पूरी तरीके से निर्वहन करती है, तो कहते हैं कि देखो, बिल्कुल सीता जैसी है। और आज भी जब कोई पुत्र अपने कर्तव्यों का अच्छे से निर्वहन करता है, तो उसको राम की तरह माना जाता है। माना जाता है, नहीं माना जाता? ये बात होती है। दे नेवर बिकम ओल्ड, देयर यूथ इज इमोर्टल। और ऐसी किताबें कभी भी पुरानी नहीं होती हैं, बूढ़ी नहीं होती हैं, कभी नहीं होती। हमेशा अमर रहती हैं वो। A great book is not apt to be comprehended by a young person at the first reading। और कोई भी एक जो अच्छी किताब होगी, महान किताब होगी, आप ये मान के चलाइए, अगर कोई भी उस नवयुवक उस किताब को पढ़ेगा, एक बार में पहली रीडिंग में वो किताब उसको समझ में नहीं आएगी। एक्सेप्ट इन अ सुपरफिशियल वे।
ऊपरी सतह पर केवल ऊपरी ऊपरी बातें समझ में आ जाएंगी, बस गहराई से समझ में नहीं आएगी। वो किताब एक बार में तो नहीं आएगी। ओनली द सरफेस, द नैरेटिव इज एब्जॉर्ब्ड एंड एंजॉयड। केवल ऊपरी सतह पर उसकी विषय वस्तु को केवल हम समझ लेते हैं, ग्रहण कर लेते हैं और उसी का मजा लेते हैं, गहराई में जाते ही नहीं हम। नो यंग मैन कैन पॉसिबली सी एट फर्स्ट रीडिंग द क्वालिटीज ऑफ अ ग्रेट बुक। और कोई भी युवक, युवक क्यों कहा गया है यहां पर, क्योंकि वृद्धावस्था में जब आएगा तो अनुभव हो जाएगा ना उसको, अभी तो उसने पढ़ना शुरू ही किया है। तो कोई भी युवक संभवतया केवल पहली रीडिंग में उस किताब के, उस महान किताब के गुणों को नहीं समझ सकता है। रिमेंबर दैट इट हैज टेकन ह्यूमैनिटी in many cases hundreds of years to find out all that there is in such a book। और ध्यान रखना, इस मानवता को, इस प्रकार की किताबों में क्या कुछ होता है, ऐसी बातों को समझने के लिए इस मानवता को सैकड़ों साल लग गए हैं। बहुत सारी किताबें ऐसी हैं कि उन किताबों की गहराइयों को समझने में इस मानव जाति को सैकड़ों साल लग गए हैं। तो आप अंदाजा लगाइए। समझना, गहराई में जाना अलग बात होती है, केवल पढ़ लेना अलग बात होती है। बट अकॉर्डिंग टू ए मैन्स एक्सपीरियंस ऑफ लाइफ, द टेक्स्ट विल अनफोल्ड न्यू मीनिंग्स टू हिम। लेकिन एक आदमी के अनुभव के अनुसार, मैंने आपको बताया ना अभी कि आदमी के अनुभव के अनुसार, आदमी का जीवन का जो अनुभव होता है उसके अनुसार कोई भी पुस्तक है, कोई भी पाठ्य सामग्री है, वो उसके सामने नए नए मीनिंग प्रस्तुत करेगी। मैंने बताया ना आपको, आज आपने कोई किताब पढ़ी, आज आपका अनुभव है इतना, अगर आपने 2 साल के बाद उस किताब को पढ़ा तो आपकी जिंदगी का 2 साल का अनुभव बढ़ा या नहीं बढ़ा? अब जब आप 2 साल बाद उस किताब को पढ़ोगे तो कुछ नए मीनिंग्स आपके सामने निकल के आएंगे। मैंने आपको बताया कैसे निकल के आएंगे, क्योंकि 2 साल का जो आपका अनुभव है ना, उस अनुभव के अनुसार आपके विचारों में भी कुछ परिवर्तन हुआ होगा, आपके आपके दृष्टिकोण में भी कुछ परिवर्तन हुआ होगा, उसके अनुसार आप उस चीज को देखेंगे। अब समझ में आ गई मेरी बात आपको? यस सर। The book that delighted us in 18, if it a good book, will delight us more at 25, and it will prove like a new book to us at 30 years of age। कोई किताब हमने पढ़ी 18 साल की उम्र में, हमको बड़ा मजा आया, बड़ा प्रसन्नता हुई हमको, और अगर ये अच्छी किताब है वास्तव में, तो हम अगर इसको 25 साल की उम्र में जाकर के अब इस किताब को दोबारा पढ़ेंगे तो पहले से भी ज्यादा अच्छा लगेगा हमें। और अगर 30 साल की उम्र में जाके हम पढ़ेंगे तो फिर हमें लगेगा यार वास्तव में कुछ नया पढ़ रहे हैं हम, किताब वही है। समझ में आ गई आपको ये बात? ऐसा होता है। यस सर। मैं महसूस करता हूं, मैंने इस लेसन को 5 साल पहले पढ़ाया होगा, तब मैंने शायद वो बातें इसमें से नहीं समझी होंगी जो मैं आज आपको पढ़ा रहा हूं, तो मैं समझ रहा हूं। सच बता दूं, मैं बोर नहीं हो रहा हूं बिल्कुल भी। आप तो पहली बार पढ़ रहे होगे, मैं तो पता नहीं कितनी बार पढ़ा चुका हूं इसको, मैं कितनी बार पढ़ा चुका हूं, पर मैं कभी बोर नहीं होता। हर बार मेरे अनुभव के अनुसार और मेरे दृष्टिकोण में परिवर्तन के अनुसार
मुझे कुछ बातें और नई नजर इसके अंदर आती हैं। मुझे लगता है यार पिछली बार जब मैंने पढ़ी थी तब तो मेरे को ये बात इसके अंदर नजर नहीं आई, आज कहाँ से नजर आ गई? क्या इसके अंदर लिख गई वो? नहीं, लिखी हुई नहीं है, लिखी हुई तो पहले ही थी, लेकिन उस समय 2 साल पहले 3 साल पहले मेरा सोचने का तरीका कुछ अलग था, मेरा अनुभव कुछ और था, उसके हिसाब से मैंने इन चीजों को देखा। आज ऐसा नहीं है। हो सकता है कि और 2 साल के बाद जब मैं पढ़ूंगा इसको या मैं पढ़ाऊंगा इसको तो मुझे कुछ और दो बातें नई नजर आएंगी इसके अंदर। Yes, sir. ऐसा होता है। At 40, we shall reread it, wondering why we never saw how beautiful it was before. और जब 40 साल की उम्र में हम उस किताब को चौथी बार पढ़ेंगे या 5वीं बार पढ़ेंगे तो हमें बड़ा आश्चर्य होगा ये देख करके कि यार पहले भी मैं 3 बार इस किताब को पढ़ चुका हूं, लेकिन पहले मुझे कभी इसके अंदर ये चीजें नजर क्यों नहीं आई जो आज मुझे नजर आ रही हैं। At 50 or 60 years of age, the same facts will repeat themselves. और फिर अगर हम उसको 50 साल की उम्र में 60 साल की उम्र में पढ़ेंगे तो फिर हमें लगेगा अरे यार ये चीज मुझे इस बार नजर आई, पिछली बार तो मेरे को दिखाई नहीं दी इसके अंदर ये चीज। अरे दिखाई तो थी, लेकिन आपका सोचने का तरीका अलग था उस समय, आपका दृष्टिकोण अलग था, आपका चीजों के प्रति, वस्तुओं के प्रति, भावनाओं के प्रति, लोगों के प्रति, किसी भी चीज के प्रति आपका दृष्टिकोण अलग था। दृष्टिकोण अलग क्यों था? अनुभव की वजह से। जीवन के प्रति आपका अनुभव भी तो कम था, 2 साल के बाद आपका जीवन के प्रति आपका अनुभव भी तो बढ़ गया, उस अनुभव के साथ साथ आपके दृष्टिकोण में भी तो परिवर्तन आया। दृष्टिकोण क्या होता है? चीजों को, वाक्यों को, पाठों को, किसी भी चीज को देखने का एक कोण होता है कि हम किसी चीज को किस प्रकार से Yes, sir. देख रहे हैं। A great book grows exactly in proportion to the growth of the reader's mind. और एक अच्छी बुक हमेशा उसी अनुपात में बढ़ती रहती है जिस अनुपात में एक पाठक का दिमाग बढ़ता रहता है। दिमाग बढ़ना मतलब अनुभव बढ़ना, अनुभव होना, यही तो है ना, विचारों का बढ़ना। विचारों का बढ़ना। उसी के अनुसार Yes, sir. किताब भी अपने आप में बढ़ती रहती है। बढ़ती रहती है का मतलब उस किताब के प्रति हमारी Yes. समझ भी बढ़ती रहती है। एक अच्छी किताब है। अगर है तो हमें हर बार उसमें कुछ ना कुछ नया मिलेगा। ओके, दिस इज द एंड ऑफ द लेसन। थैंक यू वेरी मच।